Hello, students. I'm back with more topics of class 10th physics ICSE board chapter 1. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ दिया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस is principle of moments. Principle of moments, this is the next topic that we have to study. Principle of moments क्या है, इसको समझते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एक्चुअली इसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज इट इज अ बीम, इट इज पॉइंट ए इज एंड बी। दिस बीम is free to rotate about point O. It is called balancing point. Balancing point है ये, इस पर बॉडी बैलेंस्ड है, बीम बैलेंस्ड है और इसके अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। आपने क्या किया, नाउ यू अप्लाई अ फोर्स F1 on the end A and another force F2 on the end B. So F1 and F2 forces you have applied on the beam AB at its ends and it is balanced at point O. Now, if after applying force, after applying force on ends A and B, the body remains in rotational equilibrium. Then anti-clockwise anti-clockwise movement must be equal clockwise. This is what we call principle of moments. Okay, here what is written, let's understand it. If after applying forces on ends A and B, the body remains in rotational equilibrium. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉडी थी, इस बॉडी पर जब फोर्सेस अप्लाई कर दिए गए, F1 फोर्स A पर लगाया गया, F2 फोर्स B पर लगाया गया और इसके बाद भी जो बॉडी है वो पॉइंट O के अबाउट इक्विलिब्रियम में है। O के अबाउट जैसे यहाँ पर है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, आपको दिख रहा होगा इक्विलिब्रियम। तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है फोर्सेस लगाने के बाद भी, यानी ना तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ना क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ऑल्दो बोथ द फोर्सेस वांट द बॉडी टू रोटेट अकॉर्डिंग टू द direction in which they are acting, but body is neither rotating anti-clockwise nor clockwise. It means क्या हुआ कि दोनों का मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट, इसको अगर आप यहाँ समझें तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है यहाँ पर F1 टू AO और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट को अगर आप समझते हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट है यहाँ पर F2 इंटू OB और जैसा कि बताया कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की अगर हमें डेफिनेशन समझनी है तो वो क्या होगी कि इफ द बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम देन द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑन द ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, और अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो है ये दोनों मोमेंट्स इक्वल हैं तो इसका एक और स्टेटमेंट हो सकता है कि नेट मोमेंट
net moment of all the forces acting on the body, acting on the body is zero, about point of rotation. Point if body is in equilibrium। ठीक है, ये इसका एक दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है कि that moment of all the forces acting on the body is zero about the point of rotation if body is in equilibrium। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लगे हैं उन सबके मोमेंट्स का जो नेट मोमेंट है यानी अलजेब्रिक सम है वो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी जीरो। क्लियर? So, according to principle of moments, if the algebraic sum of moments of all the forces acting on the body about the axis of rotation is zero, the body is in equilibrium। का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी पर जितने भी फोर्सेस हैं उन सबके मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम यानी टोटल मोमेंट जो है बॉडी का पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो कितना है, जीरो है। ठीक है, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर आप इसको मैथमेटिकली समझे तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, समझ में आ गई? जो फिजिकल बैलेंस होती है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो उसमें भी तो यही होता है कि आपने क्या किया है, फिजिकल बैलेंस में क्या करते हैं आप, फिजिकल बैलेंस में इस तरीके से तो होता है, ये बीम होती है, यहाँ पर पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर वर्टिकल रहना चाहिए। उसके लिए क्या करा जाता है, एक फोर्स इस तरफ पॉइंट ए पर F1 लगा दिया जाता है, एक फोर्स पॉइंट बी पर लगाया जाता है F2। और जब ये दोनों मोमेंट, कल भी बताया था इस बात को, कि जब ये दोनों मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं तो क्या होता है, नेट मोमेंट जीरो हो जाता है और उसकी वजह से ये जो बीम है ये बीम हॉरिजॉन्टल है और जो पॉइंटर है ये वर्टिकल बना। क्लियर? तो ये फिनोमिना जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का, इट इज एप्लीकेबल टू बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस। क्लियर? अब यही फिजिकल बैलेंस का एग्जांपल लेकर यहाँ एक्सप्लेन किया है कि सपोज कीजिए कोई मीटर रूल है, इट इज अ मीटर रूल। मीटर रूल वो होता है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है इसकी, 1 मीटर। ठीक है, मान लीजिए। तो अभी क्या है कि इस पर फोर्स लगाए गए, एक वेट लटकाया गया W1 एक एंड से। ठीक है, ये वेट W1 लटका दिया गया और ये वेट W2 दूसरे एंड पर, एंड से थोड़ा पहले लटकाया गया। ये पॉइंट O है जिसके अबाउट इसको टांगा गया है। तो अब ये क्या होना चाहिए कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट W2 की वजह से और क्लॉकवाइज मोमेंट है W1 की वजह से, ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। यानी ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा कब, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा इफ W1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, L1 दे रखी है, तो W1 इंटू L1 विल बी इक्वल टू W2 इंटू L2। वेरी सिंपल, सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है या पॉइंट ऑफ बैलेंस है या जिस पॉइंट पर बॉडी फिक्स है या फ्री टू रोटेट जिस पॉइंट पर है बॉडी सेटअप, उस पॉइंट के अबाउट जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अब हमें ये देखना है, ये जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक ही बैलेंस हो। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ वेट W2 के साथ साथ एक और वेट W3 भी इसी साइड होता, तो क्या होना चाहिए था बैलेंसिंग के लिए कि W2 और W3 की वजह से जो मोमेंट्स आते वो W1 की वजह से आने वाले मोमेंट के इक्वल होना चाहिए था। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब इस पर रिलेटेड। तो
इट विल बी क्लियर टू ऑल। ओके, हाँ तो अभी जो है स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, काफी इजी सा है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट ओ इज 5 न्यूटन मीटर। आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर उन्होंने फोर्स दिया आपको, कितना दे रखा है 10 न्यूटन। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, आगे वो आपसे ये कह रहा है कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क, वो कितना है, टॉर्क दे रखा है 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी क्या करना है आपको, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस यानी डी निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू 10 इंटू डी, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/10, इट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अ नट इज ओपन, क्या कह रहा है, अ नट इज ओपन बाय a wrench of length of 10 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ क्या दिया, d की वैल्यू दे दी 10 मीटर। ओके, नाउ आगे क्या कहता है, इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन। लीस्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ कि फुल लेंथ पर आपको होल्ड करना पड़ेगा, मतलब d की वैल्यू 10 है जो कि मैक्सिमम लेंथ है उसकी, ठीक है। तभी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लीस्ट फोर्स कब लगता था, जब डिस्टेंस मैक्सिमम लेते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम लेते थे। बताया था आपको कि डी की वैल्यू जितनी लार्ज लेंगे एफ उतना कम लगाना पड़ेगा। तब उसने कहा है कि जो फोर्स है वो कितना है, 5 न्यूटन। तो इसका मतलब एफ कितना दे रखा है, 5 न्यूटन दे रखा है। एंड मोमेंट ऑफ फोर्स निकालिए, तो मतलब टाउ निकालना है आपको। क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में है तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये यहाँ पे देखना था थोड़ा, इसका भी ध्यान रखना है। देखो मिस्टेक होने वाली थी ना, बच गई जरा जरा सी। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 10⁻⁻² मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 0.1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0.1 मीटर हो गया। ओके, तो इस जगह हम क्या पुट करेंगे, 0.1 लिखेंगे। तो यहाँ 5 इंटू 0.1 is equal to 0.5, equal to 0.5 Newton meter. Clear? This is the answer as you can see. Now next question. थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ये लिखना होता है क्वेश्चन में कि क्या क्या दे रखा है, तभी तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में ये कहा है कि एक व्हील है 2 मीटर का, जिसका डायमीटर है, तो मतलब एक व्हील बना लेते हैं, ठीक है। एक ये व्हील हो गया, है ना। ये व्हील है, ये सपोज कीजिए इसका सेंटर हो गया, जिसको उसने कहा है, ठीक है। ये सेंटर हो गया। अब ये कहता है कि ये व्हील 2 मीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो डायमीटर हुआ इसका कितना हो गया, अगर ये पॉइंट मान लीजिए ई दे रखा है और ये पॉइंट ए दे रखा है, तो ए बी इज इक्वल टू दिया है 2 मीटर। अब इसके बाद उसने क्या कहा कि फोर्स एफ इज इक्वल टू 2 न्यूटन इज अप्लाइड। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर पॉइंट बी पर एक फोर्स लगाया गया 2 न्यूटन, है ना। तो एफ कितना मिल गया हमें, एफ इज इक्वल टू हो गया 2 न्यूटन। नाउ कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर एंड अबाउट पॉइंट ओ। अब अगर बॉडी इस पॉइंट पर फिक्स है तो ये जो फोर्स एफ है इसका आपको मोमेंट बताना है, ठीक है। और अगर बॉडी ए पॉइंट पर फिक्स होगी तो मोमेंट बनाना बताना है। तो अब देखते हैं क्या क्या होगा। तो फर्स्ट केस देखते हैं पहले, अबाउट ओ,
ओके अबाउट दे। ओके अबाउट क्या होगा देखिए, फोर्स एफ ये है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, यही तो होगी जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पर फिक्स किया ऊपर, तो ओ से बी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई, ओ बी तो हो गई। तो यहाँ पर आपने मोमेंट निकाला, टाओ ये इक्वल टू कितना आया, ये इज इक्वल टू आया एफ इंटू ओ बी। तो एफ कितना है, 2। अच्छा, ए बी आपको पूरा कितना दे रखा था, 2 मीटर। अभी डायमीटर अगर 2 मीटर है तो ओ बी रेडियस है, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि ओ बी क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन 2 हो जाएगी, और इसका मतलब 2/2 इज इक्वल टू 1 मीटर, ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू 2 डाल दी आपने, ये 2 न्यूटन थी इसलिए, और ओ बी की वैल्यू कितनी आई है, 1 मीटर आई है, तो 2 × 1, तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 न्यूटन मीटर। कितना आ गया, 2 न्यूटन मीटर। क्लियर। अबाउट ए देखिए, अबाउट ए क्या होगा, अब अगर इसको ए पॉइंट पर फिक्स किया तो फोर्स तो अभी भी उसी पॉइंट पर लगा है, तो इस केस में टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू ए पॉइंट पर अगर बॉडी को फिक्स किया तो ए से बी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। और ए बी हो गया अगर, तो यहाँ पर 2 × ए बी की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये कितना हो गया, 4 न्यूटन मीटर। अच्छा अब ये देखो कि यहाँ पर जो ये फोर्स है, ये बॉडी को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, आपको क्या बताया था, अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में आप कर्व बना लीजिए। तो ये डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही तो होगी, घड़ी के चलने की डायरेक्शन। तो इसलिए क्योंकि ये सेम फोर्स रिस्पॉन्सिबल है केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों में, तो इसलिए इस केस में भी ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, और इस केस में भी ये क्लॉकवाइज होगा। क्लियर। तो दिस इज हाउ मोमेंट इज फाउंड आउट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा कि एक डायग्राम दे रखा है, तो पहले तो इस डायग्राम को समझते हैं। हम्म तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, एक ये इस तरीके से इन्होंने बताया है कि ए बी है, ए बी में जो ए ओ दे रखा है वो कितना है, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम दैट ए ओ इज इक्वल टू 2 मीटर दे रखा है, और पॉइंट ए पर एक फोर्स F1 है। F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, F1 की वैल्यू दी हुई है 5 न्यूटन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ओ बी कितना दे रखा है, ओ बी दिया हुआ है 4 मीटर, और F2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, F2 दिया हुआ है 3 न्यूटन। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में पॉइंट ओ के अबाउट बॉडी फ्रीली रोटेट कर सकती है, तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ F1। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ F1 अबाउट पॉइंट O। तो क्या होगा भैया, मोमेंट ऑफ F1 टाउ 1 इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करें तो F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AO। तो ये कितना हो गया, F1 5, और AO कितना दे रखा है 2, कितना हो गया 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, और किस डायरेक्शन में होगा, F1 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो रोटेट कर रहा है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, तो F1 is tending to rotate the body एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए यहाँ पर टाउ 1 क्या आ गया, 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा है, सेकेंड पॉइंट में कहा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। तो मोमेंट ऑफ F2 निकालते हैं, मोमेंट ऑफ F2 ये कितना हो गया, टाउ 2 इज इक्वल टू F2 इंटू कितना हुआ, OB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यही तो है, F2 से O तक की OB। तो F2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर F2 है आपका 3, और OB की वैल्यू कितनी है 4 मीटर। तो 3 4 जा 12 न्यूटन मीटर, ये हो गया। अब ये किस डायरेक्शन में होगा, देखो जरा, पॉइंट O के अबाउट अगर F2 से घूमोगे तो इस तरीके से तो आओगे, F2 से O की तरफ चलो तो यही डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन को अगर आप एक कर्व बनाओ तो ये कैसा कर्व बन रहा है, क्लॉकवाइज ही तो बन रहा है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज। ठीक है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब थर्ड में क्या पूछ रहा है, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में ये कहा है कि टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ, यानी थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमें टोटल मोमेंट पता करना है। अभी तक क्या था, दोनों के अलग अलग पता करने थे, अब थर्ड पार्ट में टोटल मोमेंट पता करना है। तो अब बात को समझते हैं। टोटल निकालने का मतलब ये हुआ कि हमें टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, अब जरा देखो, टोटल मोमेंट निकालना है। तो टोटल मोमेंट कैसे निकलेगा, टोटल मोमेंट के लिए अब कौन सा मोमेंट बड़ा है उसमें से छोटा मोमेंट, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। एज यू कैन सी टाउ वन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और टाउ टू क्या है, क्लॉकवाइज है। तो टोटल मोमेंट निकालने के लिए, टाउ निकालने के लिए, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट है। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो क्या करते, ऐड करते, लेकिन क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। तो बड़ी वैल्यू क्या थी, 12, और उसमें से छोटी वैल्यू क्या थी, 10, माइनस कर दी। तो क्या बचा यहाँ पर, 12 माइनस 10, 2 न्यूटन मीटर। अब बात आती है कि तो फिर डायरेक्शन क्या लिखेंगे भाई, ऐसे माइनस कर लिया अब डायरेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ी वैल्यू है उस बड़ी वैल्यू की डायरेक्शन ही तो डोमिनेट करेगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो थी उसकी डायरेक्शन में इफेक्ट ज्यादा था। तो इसलिए डायरेक्शन बड़ी वैल्यू की क्या थी, क्लॉकवाइज, 12 न्यूटन मीटर वाला, 12 न्यूटन मीटर जो था वो क्लॉकवाइज था ना, तो इसलिए क्या होगा, ये भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सिंपल, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ओके, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एज यू कैन सी दिस इज अ डायग्राम जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये एक डायग्राम दे रखा है। पॉइंट ए पर एक फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन का, हमने उसे F1 मान लिया है। पॉइंट बी पर एक फोर्स लगा हुआ है, उसे F2 मान लिया है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि टू फोर्सेज ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रेस्पेक्टिवली एट टू एंड्स ए एंड बी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 4 मीटर, ओके, विच इज पाइवोटेड एट मिड पॉइंट ओ। ये क्या बताया है कि ये जो ओ है ये मिड पॉइंट है रॉड का। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट ओ। अब आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट बताना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो अब जरा देखो इसमें, अगर आप इसमें देखो तो F1 जो फोर्स है ये अपवर्ड लगा है, F2 फोर्स है ये डाउनवर्ड लगा है। दोनों फोर्सेस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम सॉल्व करें, ऊपर की तरफ आप देखो यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें जो F1 है और जो F2 है, दोनों फोर्सेस 10 न्यूटन के हैं, ऐसा उसने बताया था। ठीक है, और F1 और F2 आप देख सकते हो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी है। तो इसका मतलब क्या याद आ जाना चाहिए कि F1 एंड F2 फॉर्म कपल। क्या बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं। याद आया, कपल ऐसे ही तो बनता था कि जब दो फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, F1 की लाइन ऑफ एक्शन ये है और F2 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो उस केस में वो दोनों कपल बना लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कपल बना लिया। अब वो कह रहा है कि रिजल्टेंट मोमेंट, तो अब देखो जरा, F1 किस डायरेक्शन रोटेट करना चाहता है, F1 से O की तरफ टर्न हो जाओ, कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। और F2 से भी O की तरफ टर्न हो जाओ तो क्लॉकवाइज। तो अगर आप मोमेंट निकालते हो तो मोमेंट ऑफ F1 क्या हो जाएगा, F1 इंटू AO, और मोमेंट ऑफ F2 ये क्या हो जाएगा, F2 इंटू OB। टोटल मोमेंट देखिए, अभी अभी यहाँ हमने समझा कि ये F1 भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और F2 भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो टोटल मोमेंट जो आएगा वो क्या होगा, F1 इंटू AO प्लस F2 इंटू OB। अब प्लस क्यों किया इस केस में, क्योंकि दोनों मोमेंट सेम डायरेक्शन में है तो प्लस ही तो करोगे। तो अगर आप इसे प्लस करते हो तो F1 इंटू AO प्लस F2 इंटू OB। अब वैल्यूज पुट कर लो, देखो F1 कितना था 10
इंटू ए ओ। अब ये ओ पॉइंट क्या था, मिड पॉइंट था। ओ क्या है, मिड पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर ओ मिड पॉइंट था तो पूरा 4 मीटर का है, तो ये कितना, ये 2 और ये भी 2 मीटर के हुए। तो 10 × 2 प्लस 10 × 2 कितना हो गया, 20 + 20, और 20 क्या कितना होता है, 40 Nm। और क्योंकि F1 भी क्लॉकवाइज कह रहा है और F2 भी क्लॉकवाइज कह रहा है, तो टोटल रोटेशन भी किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। क्लियर? नाउ सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ये बोला कि जो फिगर है, इस फिगर में 10 N का एक फोर्स है जो पॉइंट ए पर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और 10 N का एक और फोर्स है जो पॉइंट बी पर एक्ट कर रहा है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। ओ जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। ओ क्या है, उनका मिड पॉइंट है। ये कहा है ओ इज सिचुएटेड एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द टू होल। ये ओ जो है ये मिड पॉइंट हो गया। अब वो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आगे, कि आपको कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट ओ। तीन उसने पार्ट दिए क्वेश्चन नंबर 6 में। अब जरा समझिए कि पहले केस में वो क्या कह रहा है। यहाँ पर उसने ये कहा फर्स्ट केस में कि पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पर जो फोर्स है उस फोर्स को F1 मान लेते हैं। ये जो F है इसको क्या मान लेते हैं, F1। और यहाँ पर जो B पर फोर्स है, इस फोर्स को हम मान लेते हैं F2। ठीक है, तो अब बताओ जरा, यहाँ से अगर आप देखें तो पॉइंट ए से F1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई, पॉइंट ए ये है ना। अब इस पॉइंट पर F1 फोर्स लगा है, तो किसी भी पॉइंट की अपने आप से डिस्टेंस क्या हो सकती है, आप बताओ। जहां आप बैठे हो वहां से आपकी डिस्टेंस कितनी है, 0। हर बॉडी की अपने आप से डिस्टेंस तो 0 होती है ना। तो पॉइंट ए पर ही तो लगा था F1। तो पॉइंट ए से F1 की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, अरे बताओ, 0 नहीं होगी। तो अब जरा टोटल मोमेंट निकालना है ना हमें। तो टोटल मोमेंट के लिए पहले हमने निकाला, हम यहाँ फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में अबाउट पॉइंट ए के अबाउट निकाल रहे हैं। तो अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट ऑफ F1, मोमेंट ऑफ F1, डायग्राम से देख सकते हैं आप। यहाँ पर डायग्राम में F1 क्या है, तो F1 का जो मोमेंट हो क्या होगा, F1 इंटू 0, क्योंकि F1 फोर्स का जो ए से डिस्टेंस है, क्योंकि ए के अबाउट निकालना है तो ए पॉइंट से डिस्टेंस ही हमको लेना होगा। तो ए पॉइंट को अगर आप फिक्स पॉइंट माने तो ए से F1 की डिस्टेंस कितनी है, 0। तो F1 इंटू 0 ये कितना हो गया, 0 हो गया। और मोमेंट ऑफ F2, मोमेंट ऑफ F2, मोमेंट ऑफ F2 देख लो जरा, ये कितना हो जाएगा। मोमेंट ऑफ F2 अगर आप देखें तो ये हो जाएगा F2 इंटू ए से बी तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी तो है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। तो F2 इंटू ए बी, ठीक है, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है। अब F2 कितना है, 10, और ए बी कितना दे रखा है, सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर है। तो अब देखो जरा, अगर ये 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाता है, 50 इंटू मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई या 100 का डिवाइड, कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 मीटर। तो यहाँ पर 10 इंटू 0.5 कितना आ गया, ये 10 इंटू 0.5 किया तो कितना हो गया, 5 Nm। ठीक है, अब ये और देखो कि F2 जो था उससे अगर आप पॉइंट ए की तरफ जाओगे तो कैसे जाओगे, क्लॉकवाइज ही तो जा रहे हो, दिख रहा है। पॉइंट F2 से ए की तरफ क्लॉकवाइज गए ना, ये क्लॉकवाइज गए तो इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, नेट मोमेंट निकालना है। तो नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट मोमेंट विल बी, देख लो दोनों को, कितना हो गया, 0 + 5 Nm इज इक्वल टू 5 Nm, है ना। और डायरेक्शन क्या होगी, वही क्लॉकवाइज, क्योंकि 0 वाले की तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं ना, वो तो खुद ही 0 है, उसकी क्या डायरेक्शन। तो इसलिए ये कितना आ गया, क्लॉकवाइज ही तो आ गया, क्लॉकवाइज 5 Nm। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, बी में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कहता है अबाउट बी।
अबाउट बी निकालते हैं। अबाउट बी देखिए, अबाउट बी क्या होगा, समझिए ज़रा। अबाउट बी के लिए यहाँ देखो, अबाउट बी में ये कह रहा है वो कि बी के अबाउट मोमेंट आपको निकालना है। तो बी के अबाउट क्या होगा, F1 का मोमेंट ऑफ F1 क्या हो जाएगा, F1 इंटू ए बी। जैसे पहले केस में F2 के लिए हुआ था, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये पूरी लोगे ना यहाँ से यहाँ तक की, तो ये F1 इंटू ए बी कितना हो गया, 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 न्यूटन मीटर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और ये डायरेक्शन क्या होगी, देखो जरा, ये क्लॉकवाइज ही तो जा रहा है। F1 से अगर आप बी की तरफ जा रहे हो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज। ठीक है, और F2 की अपने आप से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जीरो। अरे ऑब्वियस ही बात है ना, F2 पॉइंट बी पर लगाए और बी के अबाउट ही आप निकाल रहे हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, F2 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। नेट मोमेंट कितना आ गया, नेट मोमेंट इज इक्वल टू 5 प्लस जीरो इज इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। क्लियर, ये रहा आपका आंसर। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या कह रहा है वो, केस थर्ड में उसने कहा है अबाउट पॉइंट ओ। अब ओ के अबाउट निकालते हैं, देखते हैं जरा। ओ क्या था यहाँ पर, मिडिल था, कहा था ना एट द मिडिल। इसका मतलब अगर ये पूरी 50 है तो ये 25 सेंटीमीटर होगा ए से, और 25 सेंटीमीटर ही होगा ये, सेंटीमीटर में 25 होगा, है ना। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ F1, F1 का मोमेंट क्या आएगा, F1 इंटू ए ओ, कितना हो गया, 10 इंटू 25 सेंटीमीटर है तो मीटर में 100 का डिवाइड दे दो 25 में, तो 0.25 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2.5 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्या होगी, आपने अभी देखा था F1 से O की तरफ आओगे तो भी क्या होगा, वही डायरेक्शन रहेगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं जरा। ठीक है, ऐसे ही मोमेंट ऑफ F2 अगर आप निकालते हो तो वो क्या हो जाएगा, F2 इंटू ओ बी, और 10 इंटू मिडिल था ना ये, इसलिए हमने इसको 50 को हाफ अप कर दिया था। अब 25 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितना होगा, फिर से 100 का डिवाइड दो, 0.25, तो इट विल बी अगेन 2.5 न्यूटन मीटर। और ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा कि पहले था। ठीक है, क्लियर, एज यू कैन सी, यहाँ से अगर आप F2 से O की तरफ जाते हो तो ये डायरेक्शन भी क्या होगी, क्लॉकवाइज ही तो होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टोटल मोमेंट निकालना है। तो टोटल मोमेंट क्या होगा, टोटल मोमेंट इट विल बी इक्वल टू, अब देखो जरा, ये भी क्लॉकवाइज, F1 वाला भी और F2 वाला भी क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, दोनों को ऐड करके आएगा। कितना हो गया, 2.5 प्लस 2.5 कितना हुआ, 5 न्यूटन मीटर। ढाई ढाई 5 होते हैं ना, 2.5 2.5 5 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज थे तो उनका रिजल्ट एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं जा सकता ना भैया। जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो उनका रिजल्ट भी उसी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज। दिस इज द थर्ड आंसर। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये समझते हैं पहले। कह रहा है कि स्टीयरिंग व्हील है, इसका डायमीटर 0.5 मीटर है, उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया जाता है, दो फोर्स लगाए जाते हैं उस पर 5 न्यूटन के। ठीक है, डायग्राम बनाना है एक तो आपको एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दिखाने को, और मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अभी की ये लेते हैं। तो देखिए ज़रा, क्या है, ये कोई स्टीयरिंग व्हील है मान लीजिए। ठीक है, इस पर एक फोर्स इस डायरेक्ट पॉइंट पर लगाएंगे, एक फोर्स इस पॉइंट पर लगाएंगे, तो अब जस्ट लगा देते हैं। तो सपोज कीजिए कि इस पर जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। ठीक है, ये है ना, ये मान लीजिए F1 है, और इधर से जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। अभी तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो ये वाला फोर्स भी ऐसे रोटेट करेगा।
और ये वाला फोर्स भी ऐसे रोटेट करेगा। ये पूरा V जो है ये इस पॉइंट O पर फिक्स है। ये पॉइंट A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये हो गया F। क्लियर? तो ये F1 और F2 लग गए। और जो डायमीटर दे रखा है इसका वो कितना दे रखा है, ये 0.5 मीटर। मतलब आपको क्वेश्चन में ए बी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ए बी कितना दिया है, ए बी आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर, और ए बी को आप यहाँ डी यूज करेंगे तो क्या आपका हो गया 0.5 मीटर। F1 और F2 दोनों की न्यूमेरिक वैल्यूज क्या है, दोनों की न्यूमेरिक वैल्यूज हैं 5 मीटर। अब वो आपसे कह रहा है कि एक तो डायग्राम बनाकर दिखाना था, तो दिस इज द फिगर। दूसरा उसने आपसे ये कहा है कि अब आपको ये और बताना है कि मोमेंट क्या होगा। तो मोमेंट क्या होगा, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गए, एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक अपवर्ड, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगते हैं तो कपल बन जाता है। तो F1 एंड F2 फॉर्मिंग कपल। ठीक है, F1 और F2 क्या कर रहे हैं, कपल बना रहे हैं। बिकॉज दे आर फॉर्मिंग कपल, देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो नेट मोमेंट होगा, नेट मोमेंट या मोमेंट ऑफ कपल, उसको एक और नाम दे सकते हैं आप, मोमेंट ऑफ कपल। और वो इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू डी। कोई भी एक एफ ले लो, दोनों इक्वल है, और दोनों के जो कपल आर्म है ए बी। ठीक है, तो एफ इंटू डी, तो एफ कितना है 5, और ये कितना है 0.5, तो एफ 5 इंटू 0.5 कितना हो गया, 5 इंटू 0.5 कितना हुआ, 5 इंटू 0.5 हो गया 2.5 न्यूटन मीटर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ऐसा भी कर सकते थे आप कि पहले F1 का निकाल लेते, ओके अबाउट, F2 का निकालते, ओके अबाउट, और फिर क्या करते उनको ऐड करते। ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इससे, लेकिन कपल है क्योंकि, तो हम कॉन्सेप्ट समझें अगर, तो हम क्वेश्चन को और इजी कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने समझ लिया एक कपल है, कपल है तो हमने कपल के हिसाब से सॉल्व कर दिया, जल्दी सॉल्व हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है वो समझ। इसमें ये कहा कि एक यूनिफॉर्म यहाँ पर मीटर रूल है। ठीक है, एक मीटर रूल है। मीटर रूल एक, जिसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर की है। सपोज कीजिए ये वो मीटर रूल, ठीक, और इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ये मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ इसका एंड, ये एंड बी। ओके, अब वो आगे क्या कहता है इसमें वो देखते हैं। पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट, तो मतलब जहां पर इसको फिक्स किया गया है वो इसका मिड पॉइंट ये है। ठीक है, ओ इसका मान लिया मिड पॉइंट, जहाँ इसे फिक्स किया। फिर वो आगे ये कहता है कि अ वेट ऑफ 50 GF इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट। सपोज कीजिए कि किसी एक साइड पर, सपोज कीजिए कि इस तरफ 50 GF का एक वेट सस्पेंड कर दिया गया। तो अब वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 GF बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। अब वो पूछ रहा है कि जो एक और वेट है 100 GF का, ये कहाँ लटकाया जाए, कहाँ सस्पेंड किया जाए, जिससे कि ये जो रूल है, ये जो बीम है, ये ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रहे, यानी इक्विलिब्रियम में रहे। तो अब जरा समझिए बात। नाउ दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, तो अब 50 GF का ये लटका दिया। देखो पूरी जो बीम है वो कितनी है, 1 मीटर की। मीटर रूल मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर की पूरी है। तो मिड पॉइंट है ओ, तो क्या होगा, ये जो सेपरेशन होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना होगा, इट विल बी 50 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना होगा, इट विल बी 50 सेंटीमीटर, है ना। तो 50 सेंटीमीटर तो ये सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, और 50 सेंटीमीटर ही ओ से बी तक का हो जाएगा। लेकिन 100 GF उसने ऐसा तो नहीं कहा ना कि आपको यहाँ लटकाना है एंड पर। 100 GF तो आपको कहीं भी लटकाना है, और वो सेपरेशन क्या होगा वही उसने पूछा है। तो आपने मान लिया कि 100 GF को आप जो है वो किसी यहाँ पर लटका लिया, दिस इज 100 GF जो आपने सस्पेंड करा। और आपने मान लिया कि पॉइंट ओ से इसकी जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है मतलब इक्विलिब्रियम में है ना, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम बाय प्रिंसिपल ऑफ ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अकॉर्डिंग
अगर इक्विलिब्रियम में है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब मान लो आप कि ये वाला जो है ये F1 है, ठीक है, और ये जो है ये F2, क्या होना चाहिए। अब पॉइंट O के अबाउट F1 का रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और F2 का रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब F1 इंटू AO शुड बी इक्वल टू F2 इंटू, इस पॉइंट को आप C मान लो, और CO यही तो होना चाहिए। तो अब जरा देखो, F1 की वैल्यू कितनी है 50 इंटू AO कितना है 50, ठीक है, क्योंकि यहाँ कैंसिल आउट होने वाली हैं कुछ चीज़ें, तो यूनिट्स इक्वल में है ना साइन, और दोनों तरफ सेम यूनिट आने वाली हैं, इसलिए हम उनका कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 50, F1 की वैल्यू 50 है, एज यू कैन सी हियर 50 GF, और ये 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ F2 की वैल्यू कितनी है 100, और CO की वैल्यू क्या है X। अब X इज इक्वल टू कितना आ गया 50 इंटू 50 अपॉन 100, ये तो हो गई। अब काट लो जरा, 50 से ये 2 टाइम्स कट गया, और इससे 25, X कितना आ गया 25 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O। अब O से 25 सेंटीमीटर है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, OB जो था वो कितना था 50, और OC हो गया 25, तो इसका मतलब CB जो होगा वो भी तो 25 होगा। अगर ये वाली डिस्टेंस 25 हो गई, तो बची हुई भी तो 25 होगी, टोटल तो कितनी थी 50 थी। तो आप इसे ये भी लिख सकते हो कि 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड, ठीक है, समझ में आ गई, और यही इसका आंसर है। देखो, एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर एंड। क्लियर। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या किया। एक मीटर रूल थी जो कि 1 मीटर की होती है, उसको मिड पॉइंट पर पॉइंट ओ पर क्या किया गया था, उसे बैलेंस किया गया था। उसके बाद पॉइंट एक एंड यानी पॉइंट ए पर एक फोर्स लटका दिया गया, एक वेट हैंग किया गया 50 GF का, और एक दूसरा वेट था 100 GF का, वो किस पॉइंट पर हैंग किया जाए ताकि मीटर रूल बैलेंस रहे। तो हमने क्या किया, हमने माना कि उसे ओ से एक्स डिस्टेंस पर लटकाया जाता है। तो उस टाइम पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से क्या हुआ, F1 इंटू AO क्या हो गया, इक्वल हो गया F2 इंटू CO के, लाइक दिस, ठीक है। और F1 की वैल्यू 50 GF, AO की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, F2 की वैल्यू 100 GF, CO की वैल्यू X। तो यहाँ से सॉल्व किया, X की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O, क्योंकि OC जो है वो OB 50 था और OC 25 था, तो CB भी 25 होना चाहिए। तो यू कैन ऑल्सो राइट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर एंड B, which is same as the answer given in the, clear. Now next question, question number 9। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। तो क्वेश्चन में कहा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मीटर रूल है, मीटर रूल मतलब फिर से वही, ये कोई मीटर रूल हो गई, ठीक है, ये मीटर रूल है। इसको मीटर रूल मतलब वही कि ये कितने सेंटीमीटर की है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की एक मीटर रूल हो गई, और इस मीटर रूल को का मिड पॉइंट हो गया ये O, ठीक है। अच्छा, जो मिड पॉइंट होता है ना, उस पे एक हमें क्वेश्चन में यहाँ स्टार्टिंग में एक बात समझ लेनी थी। बुक जब आप एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है हमने, उस टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। एक बार हम उस पॉइंट को रिकॉल करते हैं, और वो पॉइंट जो है, वो पॉइंट क्या है, वो ये है कि यूनिफॉर्म रॉड जो है उसका वेट हम हमेशा क्या मानेंगे कि वो मिड पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। मतलब अगर कहीं भी हमको कोई यूनिफॉर्म मीटर रूल या यूनिफॉर्म रॉड मिले, तो हम ये मानेंगे, अगर वेट का, हमें रॉड के वेट को यूज करना है, नॉट द वेट सस्पेंडेड ऑन इट, उसको नहीं, जो वेट रॉड का अपना वेट है, या किसी मीटर रूल का अपना वेट है, उसके बारे में अगर बात करनी है, तो हम ये मानेंगे कि वो वेट हमेशा उसके मिड पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। और क्यों ऐसा होता है, ये हम अभी जो इसका पार्ट बी है ना इस चैप्टर का, उसमें समझेंगे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पार्ट है। ओके, नाउ अगेन गेट बैक टू द क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ
कि ये हो गया पॉइंट ओ, जो कि इस रॉड का मिड पॉइंट, इस मीटर रूल का मिड पॉइंट। अब उसने ये कहा कि ओ हो गया, मान लो ये एंड ए है और दूसरा एंड बी है, तो क्या डिस्टेंस हुई, ये डिस्टेंस भी 50 सेंटीमीटर हो गई और ये डिस्टेंस भी 50 सेंटीमीटर हो गई। तो 50 ये, यहाँ से ये 0 है तो इधर 50 होगा। भाई स्केल समझते हो ना, स्केल में इधर सपोज करो 0 से स्टार्ट हुआ, अब ये 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर का स्केल है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये 50 सेंटीमीटर वाला पॉइंट आया, फिर 51 52 53 इस तरीके से यहाँ पर कहीं 58 सेंटीमीटर, और उसने कहा कि 58 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को आप सी मान लो। तो उसने ये कहा कि जो 58 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक नाइफ एज क्या है, ये एक ऐसे शार्प एज होता है जिस पर बैलेंस किया जाता है, ये नाइफ एज है, इस पर बैलेंस हो रहा है ना। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो इसने दे रखा है, कितना दे रखा है रीडिंग, इस पॉइंट की रीडिंग दी हुई है 58 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ ए से ओ तक 50 और ए से सी तक का कितना है 58, है ना। सिंपल सी बात है कि ए ओ कितना है 50 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 58 सेंटीमीटर। तो ओ सी कितना हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा आपका ए सी माइनस ए ओ, ये तो हो जाएगा भाई, ए सी में से ए ओ को माइनस कर दो, ठीक है। तो जो बचेगा वो ओ सी होगा, ये वाला, तो ये कितना होगा 58 माइनस 50 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो इसलिए ओ सी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। ओके, अब इस पॉइंट पर एक तो ये उसने कहा था डायग्राम बना दो, तो एक डायग्राम बना दिया। अब सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर वेट एक्ट कर रहा है, तो वेट क्या हो गया, जो वेट ऑफ मीटर रूल है वो हमने डब्ल्यू मान, ठीक है। और जो दूसरा वेट है वो कहाँ पर सस्पेंड किया गया है। अब देखो एक वेट डब्ल्यू पॉइंट सी के लेफ्ट में हो गया है ना, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो सी के लेफ्ट में आ रहा था, तो इसलिए डब्ल्यू सी पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये मीटर रूल का वेट है। क्या है ये, वेट ऑफ मीटर रूल। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ा, इसको एक्ट करना पड़ा तब उसके रूल के सेंटर पे, ठीक है। तो ये जो है मीटर रूल के सेंटर पे जो वेट है वो डब्ल्यू हो गया। अब दूसरा वेट भी अगर आप इसी एंड ए पर लटका लोगे, मतलब ऑन द सेम साइड, जिस साइड डब्ल्यू है उसी साइड लेफ्ट में लटकाओगे, तो फिर तो इसी तरफ टोटल वेट आ जाएगा। तो वो जो मीटर रूल है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी। सब सोचो ना कि सपोज करो पहले से कोई इस तरफ वेट था, तो इसलिए इस तरफ पहले से वेट ज्यादा है, तो वो इस तरफ इस डायरेक्शन में झुकने की कोशिश तो कर रही होगी ना, मतलब डब्ल्यू जिस तरफ है उस डायरेक्शन में रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी। अब आपको उसे हॉरिजॉन्टल रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि डब्ल्यू के मोमेंट के अपोजिट हो। डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरा एंड जो उसने कहा है वो दूसरा एंड आपको क्या लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के मतलब सस्पेंशन पॉइंट के, जो आपका जिस पॉइंट पर बॉडी पाइवोट होती है या फ्री टू रोटेट होती है, उस पॉइंट के अपोजिट आपको दोनों फोर्सेस चाहिए होते हैं। तो अब एक फोर्स डब्ल्यू तो लेफ्ट में आ गया, तो जो दूसरा फोर्स है यहाँ पर, वो फोर्स 20 GF का, वो कहाँ लोगे आप, वो आप लोगे राइट में, और राइट में एंड पे, तो यानी बी पर, ठीक है। अब देखो जरा, ओ की सी से डिस्टेंस तो 8 हो गई, है ना। अब ये 58 पर था, तो ये डिस्टेंस कितनी रही होगी टोटल, 50 में से 8 माइनस करो, ये डिस्टेंस 42 सेंटीमीटर, यही तो होगी। अरे नहीं समझ पाए, फिर से समझो इस बात को कि अगर, समझते हैं, समझो जरा, जो ओ से सी के बीच की डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है, और ओ से बी की जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है, तो सी से बी की डिस्टेंस क्या होगी, 50 माइनस 8 हो जाएगी। 50 टोटल ओ से बी है, उसमें से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 42 सेंटीमीटर बचा। तो सी से बी तक की डिस्टेंस होगी 42। अब सॉल्व करते हैं। अब क्या है यहाँ पर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट
should be equal to clockwise moment. क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसका है? W का। तो W इनटू डिस्टेंस कितनी है W से, मतलब पॉइंट O जिस पर W लगा हुआ है उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? C से। तो ये जो डिस्टेंस W की अगर आप C से देख पा रहे हो तो डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। तो W इंटू 8 इज इक्वल टू, इधर कितना है? वेट है 20 और डिस्टेंस कितनी है? 42। अब W कितना आ जाएगा? W निकालो जरा। W हो गया 20 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 8। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो जरा सॉल्व कीजिए, कितना हुआ? ये हुआ आपका, कट्टी पिट्टी कीजिए इनकी। तो यहाँ पर तो ये हो गया 20 इंटू 42 अपॉन 8 इज इक्वल टू 105। अच्छा, जी एफ इसलिए क्योंकि जो हमारे पास गिवन वेट था वो भी किस में था? जीएफ में था। तो जो जिस यूनिट में गिवन क्वांटिटी है वही उसी यूनिट में जो आंसर आएगा वो उसी यूनिट में आएगा। समझ में आ गई बात? तो 105 जीएफ, दिस इज द आंसर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? समझ में आ गया है क्वेश्चन? ओके, तो क्लियर है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया है अभी यहाँ पर। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स वी विल सॉल्व इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। ओके, अच्छे से। और ये क्वेश्चन आगे की आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, एंड फर्दर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू।